Hello Umar, welcome to my channel. Sunshine, thanks for joining in. Sheikh Rahi, Baba Yoga, hello, welcome. Sunshine, hello, very good. I'm good. आप कैसे हैं? नवजोत, good evening. Sumit Singh, welcome to my channel. All about Shiv, hi Shiv. Sheikh Rahi, hello. Hello Awesome Aman, hello Sumanjeet Golio. Smile Boy Sajid Farhan, hello. Hello NJ Agrawal. Hello Pramod Kumar, hello. I am good. परमार, थैंक यू. आप कैसे हैं? स्माइल बॉय साजिद, हेलो. फरमान, हेलो. मनवीर मावी, हल राम राम जी, राम राम. प्रशांतम 24, हेलो. जुगल, हेलो. लोकेश, हेलो. हेलो शैली जोसेफ. तनु तोमर, गुड इवनिंग. सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्या कोई हेल्प मिल सकती है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे डीएम करें, आप मैसेज करें, आपको ज़रूर हेल्प मिल सकती है. मैं हूँ ही आप लोगों के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आता हूँ हर शनिवार लाइव. जी आरती, हेलो. गौरव, शुभांगी, हेलो. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आप वेलकम फ्रॉम कोलकाता. आरजेट नील, अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का इशू है तो आप उसके लिए दवाई क्यों नहीं लेते? आप उनसे एक साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं इलाज लेते हैं? तो आपको एक ने किसी ने बोला है कि वो डिप्रेशन में है, तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो क्या आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं? क्या आप उसके लिए इलाज ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो. सोना खान, माइंड डिस्टर्ब रहता है, रिलैक्स कैसे करें? देखो, अगर आपका माइंड रिलैक्स रह रहा है, मतलब अगर माइंड आपका डिस्टर्ब रह रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि पहली बात तो हमें डिस्टर्ब किस कारणों से रह रहा है उन कारणों को देखना पड़ेगा, और अगर वो कारण सॉल्व हो पा रहे हैं तो उनको सॉल्व करेंगे बात करके, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके. और अगर वो कारण नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो हमें अपने पे काम करना है. वी हैव टू वर्क, लाइक हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें तरीके सोचने हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हमें ये देखना है कि कहीं उसकी वजह से हमारी एक मानसिक बीमारी तो नहीं बन रही है. तो ये सारी तरीके जो है आपको देखने हैं. आपको अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, तो उसको हम मैनेज करेंगे. और अगर वो मानसिक बीमारी है तो हम उसको ठीक करेंगे आपको दवाइयों से, काउंसलिंग से. और अगर वो एक मानसिक बीमारी नहीं है तो हम आपको वेरियस तरीके, मैंने प्रीवियस रील्स में, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं जिससे कि आप छोटी छोटी बातों से दूर हो सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब ना होके उनसे ठीक रह सकते हैं. अनीता कैलाश गुप्ता इज आस्किंग व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन टिल एंड. यू फील डिप्रेस्ड. अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा अनीता जी कि आपका जो डिप्रेशन है वो वाकई में बहुत टाइम से है या सिचुएशनल बेसिस है. अगर सिचुएशनल बेसिस है तो हमें उसको, आपको सॉल्यूशन, पॉजिटिव सोच के सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, मतलब उसमें क्या होता है कि आपको ये सोचना है कि अगर कोई सिचुएशनल बेस्ड तनाव है, डिप्रेस्ड आप रहते हो, तो आप उसको पॉजिटिव आउटकम देखना है नेगेटिव चीजों का, और उससे आपको बेहतर रखना है अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को. आजू अजहर मोहम्मद इज आस्किंग हाउ टू डील विद ओसीडी. ओसीडी से आजू आप जो है, अगर आपकी ओसीडी जो है वो माइल्ड फॉर्म में है तो आप उनको छोटे छोटे स्टेप्स लेके, जैसे कि थॉट ब्रेकिंग पैटर्न, जैसे कि एक्सरसाइज, जैसे कि डाइट. तो अगर वो छोटी माइल्ड फॉर्म में है तो आप उसको इन सब तरीकों से जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनसे डील कर सकते हैं. और आपको पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेट करना है, तो अपने आप पे काम करना है और आपको अपने आप को बिजी रखना है. अगर आप ये सब करेंगे तो शायद वो माइल्ड फॉर्म में आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और उसको सीवियर फॉर्म तक जाने से रोक सकते हैं.
लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो ओसीडी है वो सीवियर या मॉडरेट फॉर्म में है, और ओसीडी में भी ये देखना है कि क्या वो ऑब्सेशन है, कि ऑब्सेशनल थॉट्स की ओसीडी है या कोई कंपल्सिव बिहेवियर है उसके थॉट्स आ रहे हैं जो, या आप कंपल्सिव बिहेवियर कैरी आउट कर रहे हैं, तो उसको हमें मैनेज करना है। और वो मैनेज हो सकता है पहले इनिशियली दवाइयों से, हम दवाइयों से आपको ठीक कर सकते हैं। दवाइयों से आप जब आपकी ओसीडी कंट्रोल हो जाएगी, वो ठीक होने लगेगी, तो फिर हम आपको छोटे छोटे थेरेपी से हम आपको ठीक करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे। जैसे ईआरपी थेरेपी होती है, सीबीटी होती है, तो इन थेरेपीज के माध्यम से हम आपको वो डर भी निकालेंगे और आपकी ओसीडी ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहला इनिशियली गोल है आपको दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। सागर शिव भगवान झाकड़ इज आस्किंग, सर मेरा एसिड रिफ्लक्स होता है एंड विचार चलते रहते हैं। एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है तो ये देखना पड़ेगा शिव भाई कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप ऑयली खा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा तला तीखा या बासी खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको जो है गैस बन रहा है। और अगर ओवर थिंकिंग आपको हो रही है तो ओवर थिंकिंग का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर उसकी वजह से कारण भी अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी ओवर थिंकिंग नहीं जा रही है तो आपको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा और एक मेडिकेशंस के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। सोनिया का कह रही हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोनिया का आपको गुस्सा क्यों आता है? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आप में बनी रह रही है तो आपको एक कॉज हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव चल रहा है, कोई ना कोई बात चल रही है जो कि बार बार एक इम्पल्स क्रिएट कर रही है गुस्सा करने की। तो उस स्ट्रेसर को हमें दूर करना पड़ेगा आपसे बात करके डिटेल असेसमेंट के साथ। तो ऐसे आप अपने गुस्से को मॉडिफाई कर सकते हैं एक पॉजिटिव बिहेवियर में। रुक्स आस्किंग है करें फ्रॉम ओसीडी को, रुक्स पूछ रही हैं कि ओसीडी के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या टिप्स है। एक्सरसाइज इन द सेंस कि देखो ओसीडी जो है ऑब्सेशनल थॉट्स के रूप में होती हैं और कंपल्सिव बिहेवियर के रूप में होती हैं। तो अब ऑब्सेशनल थॉट किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जैसे पूजा करना, जैसे एक्शन कैरी आउट करना, बार बार हाथ धोना, जैसे बार बार ताले चेक करना। तो ये सारे जो थॉट्स हैं किसी भी लेके, जैसे पूजा बहुत ज्यादा करना, ये लगना कि बार बार अनवांटेड थॉट्स अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं फिर भी कंट्रोल ना होना, तो इन सब चीजों को आप पहले तो थॉट ब्रेकिंग पैटर्न से, मैंने अपनी वीडियो में बताया, उससे आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर उन सब चीजों से आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है और आप उस ओसीडी को और ज्यादा सीवियर होने से रोक सकते हैं। आकू 10 इज आस्किंग, रात को नींद नहीं आते ढंग से, ओवरथिंक की प्रॉब्लम है। अगर आपको आकू रात को नींद नहीं आती है तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए, इससे पहले कि वो एक मानसिक बीमारी बने और इससे पहले कि आप ज्यादा और परेशान हो या आपको घबराहट हो या आपको ओवरथिंकिंग ज्यादा बढ़े। तो मानसिक बीमारी बनने से पहले आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, वो आपकी प्रॉब्लम डिटेल असेसमेंट करके आपके स्ट्रेसर जो है उनको दूर करके आपको ठीक कर सकते हैं दवाइयों से। Pooja Rathod is asking, I have a guilt on mother's death. I think I could have saved her if we go to hospital on time. Every time I want to end my life. अगर आपको ये गिल्ट आ रहा है तो पूजा कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन वाले फेस में हैं, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, शायद उससे आप जूझ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपकी मदर जो है शी इज नो मोर। तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। लेकिन आप अगर पीडीएसडी से सफर कर रहे हैं, वो ट्रॉमा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर आप एक गिल्ट में जा रहे हैं तो आप उस गिल्ट को दूर करने के लिए खुद कोशिश ना करें, एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लीजिए और उनसे जैसे जैसे वो बोले दवाइयों से, एक्सरसाइज से, जैसे जैसे तरीके वो बताएं, थेरेपी से आप उनको दूर कर सकते हैं और आप ठीक हो सकती हैं। पूजा जी। बलराज सिंह, माय वाइफ में मसल प्रॉब्लम है बहुत, व्हाट टू डू? मसल प्रॉब्लम है, मैं समझा नहीं भाटिया जी, क्या है? मिस्टर एमवी हाडिया जी, मैं समझा नहीं हूं आपका क्वेश्चन, दोबारा पूछिए मुझसे। सर मैं प्लेसिडा में सॉल्ट क्या है वो प्लीज मुझे बताइए, मुझे पता नहीं उसमें सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट अगर आप बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या वो सेफ है कि नहीं है। आरजे मरखान, वो मिस हो गया। सर आप गॉड में बिलीव करते हो?
जी बिल्कुल, मैं भगवान में ज़रूर विश्वास करता हूँ। मैं श्री कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को, और आप लोगों को भी भगवान में ज़रूर विश्वास रखना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पावर ज़रूर है जो हम सबको एक अच्छा करने के लिए, एक जो हम सबको मोटिवेशन देती है, जो हमें हमारा अच्छा कराना चाहती है, हमें ब्लेसिंग देती है, और वो सुप्रीम पावर है भगवान। तो कोई भी भगवान को आप मानते हैं तो आप ज़रूर उनको मानते रहें। जैसे कि मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उनको मानता हूँ। मैंने पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। और आप कहीं ना कहीं आपको एक सुकून मिलता है दैट भगवान को याद करके आप कहीं ना कहीं एक इजी फेस में, काम फेस में रहते हैं। तो भगवान को ज़रूर याद करिए, और आपके काम भी अच्छे होते हैं। भगवान को याद करने से आपका अच्छा ही होता है। शैशी इज आस्किंग कि बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में उनको बताऊं। देखो, बायपोलर डिसऑर्डर जो है एक मानसिक बीमारी है जिसमें कि 2 फेज होते हैं, जो कि एक एपिसोडिक इलनेस है, जिसमें कि एक फेज होता है जो जिसमें तेजी रहती है, आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, पैसे ज़्यादा खर्च करता है और घूमता रहता है, घर से निकल के भाग जाता है, कई बार इरेलेवेंट टॉक करता है ना, वेंडरिंग बिहेवियर रहते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है, और काफ़ी एग्रेसिव रहता है, एग्रेशन रहता है उसमें। तो ये एक प्रकार का जो है उसमें तेजी वाला फेज रहता है, और एक टाइम के बाद उसमें डिप्रेसिव फेज आता है, जिसमें कि वो बिल्कुल उदास रहता है, लो मूड रहता है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, मरने की बातें करता है, सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं। तो ये एक एपिसोडिक इलनेस है, और ये जो है ऐसे आती है, कभी तेजी वाले फेज में आती है, कभी जो है उदासी वाले पे, मतलब डिप्रेसिव फेज में आती है। ये मैंने आपको बहुत लेमन तरीके से समझाया है। और अगर ये कम से कम ऐसे 2 एपिसोड होते हैं, एक तेजी का और एक डिप्रेसिव फेज का, तो हम उसको फिर डायग्नोज करते हैं एक हमारी आईसीडी गाइडलाइंस के हिसाब से, और उस हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है। स्नेहा गुप्ता इज आस्किंग सर, आई हैव नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर एनीथिंग। स्नेहा जी, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप दोस्त बनाइए। ये अब बहुत ही मतलब सिचुएशनल बात हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर दोस्त नहीं बनाए हैं अब तक, या आप वर्क कर रहे हैं, या हाउसवाइफ हैं, या कॉलेज में हैं, तो अगर कॉलेज में हैं तो आप दोस्त बनाइए। ट्राई टू मेक फ्रेंड्स। थोड़ा आप ओपन अप करिए, लोगों से शेयर करिए, बात करिए। अगर आप कॉलेज फेज पे नहीं है, एक हाउसवाइफ हैं, तो आपके नेबरहुड में जो आप दिन भर मतलब जिनसे आप बात करती हैं नेबरहुड में, उनसे बात करिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से आप कनेक्ट करिए। सो ऐसे आप धीरे, लेकिन इस फेज में जो है बहुत टाइम लगता है, और दोस्ती एक दिन में नहीं बनती है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी जो है कोई भी दोस्ती फ्लरिश कर सकती है। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करिए आप कि दोस्ती में सिर्फ आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। आप भी दूसरे के लिए रेसिप्रोकेट करना सीखिए। रेसिप्रोकेशन बहुत बड़ा नींव है दोस्ती बढ़ाने का, बनाने का। तो रेसिप्रोकेशन करते रहिए, एंड या दैट इज सफिशिएंट। विनय कुमार, जैसे मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरे को बात बार में पिंच होती है, क्या करना चाहिए? इसका मतलब विनय कुमार, आप जो है ओवर थिंक कर रहे हैं। आप पहली बात तो, अगर आप गलत करने पे आपको वो बात पिंच होती है, तो पहली बात गलत ही मत करिए। गलत क्यों करना? और अगर आपको गलत हो के पश्चाताप हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपने कहीं ना कहीं गलत करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आप को सही राह पे रखना है, सही करना है, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी आपको बचा के रखना है। कहीं वो उसकी वजह से गिल्ट ना क्रिएट हो जाए, और वो गलत रास्ते पे ना चली जाए, और खराब ना हो जाए आपकी मेंटल हेल्थ। चाहत जैन इज आस्किंग ओवर थिंकिंग का ट्रीटमेंट। ओवर थिंकिंग का ट्रीटमेंट है कि डिपेंड करता है कि ये, देखो बार बार ओवर थिंकिंग का मैंने ना इतनी सारी रील बना रखी है। चाहत जी, आप मेरे प्रोफाइल को देखिए, खोलिए, और उस पे जानिए कि ओवर थिंकिंग कैसे कम हो सकती है। मैंने उसमें टेक्निक भी बताई है कि ओवर थिंकिंग को कम करने की क्या क्या टेक्निक होती हैं। तो एक तो वो है, पहले ओवर थिंकिंग की सिवियरिटी देखनी पड़ेगी कि क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है। अगर ओवर थिंकिंग ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग की वजह से ओसीडी भी हो सकता है, ऑब्सेशनल थॉट्स की वजह से, जो कि अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये रूल आउट करना पड़ेगा कि आपको कहीं मानसिक बीमारी तो नहीं है,
या फर्स्ट स्टेज ऑफ ओवर थिंकिंग है, तो वो टेक्निक्स जैसे कि डिस्ट्रैक्शन थेरेपी, जैसे कि आपको पिंच, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन थेरेपी में होता है कि अपने आप को पिंच करके या अपने आप को थॉट ब्रेक करना है, थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। दिस इज हाउ यू कैन डू। दूसरा, एक्सरसाइज को से आप ओवर थिंकिंग दूर कर सकते हैं। तीसरा, आपको अपने जो है डाइट को चेंज करके आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना है लाइफ में और खाली नहीं रहना है ना। तो इनिशियल स्टेज पे ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और जानने के लिए इसके बारे में आप मेरी रील देखिए, आपको उसमें सब पता चल जाएगा। और नाइटमेयर में स्नेक्स आना क्यों होता है सर? ललित, नाइटमेयर में स्नेक्स आना, नाइटमेयर में देखो, सपने तो किसी भी प्रकार के आ सकते हैं और किसी को देखो, जो ड्रीम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में हम सोच रहे होते हैं उसी का पार्ट होता है और वो हमें ड्रीम के फॉर्म में आता है। कहीं ना कहीं हमें स्नेक्स के बारे में सोचा होगा, पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, तो एक बार में ऐसा होता है तो वही जो है आपकी सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में सपने के रूप में आता है और ऐसे इसलिए वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ ड्रीम बनती हैं। सुजाता शर्मा is saying you are doing a great job for a minute. Thank you सुजाता and God bless you too. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राइट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अप्रिशिएट किया है। विकास, क्या कह रहे हो आप? मुझे आपके कमेंट नहीं पता है, प्लीज बताइए। अकाउंटिंग जोन, अगर आपको रात को नींद पूरी नहीं हो रही तो आपको उसकी वजह से दिन भर उदासी रहेगी, दिन भर आपका मन थका थका रहेगा, चिड़चिड़ाहट रहेगा, गुस्सा आएगा और आपकी जो वर्क में प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो नींद आपको पूरी लेनी है। नींद नहीं आ रही है तो इसके क्या कारण है? तो आपको इसलिए टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। और फिर भी अगर नींद नहीं आती है तो आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, वो आपको अच्छी नींद रखने के लिए तरीके बताएंगे। और अच्छी नींद के तरीके होते हैं कि 6 बजे के बाद जो है आपको कैफीन नहीं लेना है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है। सोने से पहले आपको शावर लेना है, उसके बाद आपको दूध पीना है। और जब आप कमरे में जाएंगे तो आपका जो बेड है वो अच्छे से बना होना चाहिए। लाइट जो है बिल्कुल डिम होनी चाहिए जब आप सोने जा रहे हैं, 7-8 बजे जो भी है। और उसके बाद सोने से पहले आप किताब पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि स्लीप हाइजीन आपकी बेटर हो सकती है ऐसे, तो इससे आपकी नींद अच्छी हो सकती है। हिमांशु, अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती है तो आप प्लीज एक साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखाइए, क्योंकि आप बहुत डीप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप बहुत डीप ओवरथिंकर हैं, तो दवाइयों से आपको हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी एक आप सबसे आपको बताना चाहता हूं और आप सबसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो है, बहुत से जो मरीज जो मैं देखता हूं या बहुत से जो क्वेश्चंस आते हैं या मुझे डीएम आते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि आपको दवाई लेनी चाहिए तो वो एकदम हिचक से जाते हैं कि नहीं सर, मेरे को दवाई नहीं लेनी, मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, बातों से ठीक कर दो। अरे भैया, आपकी जो बीमारी है वो इतनी सीवियर है कि वो बातों से ठीक नहीं हो सकती। इनिशियली आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। और दवाई लेने से आप क्यों झिझकते हैं? जब आप सर दर्द के लिए दवाई लेते हैं, बुखार के लिए दवाई लेते हैं, या किसी इन्फेक्शन के लिए दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो खांसी के लिए दवाई लेते हैं, तो आप मानसिक बीमारियों के लिए दवाई लेने में हिचक क्यों रखते हैं? बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर, दवाइयों की वजह से जो है हमें आदत लग जाएगी उन दवाइयों की। अरे भैया, किसने बोला ऐसे दवाइयों? सर कहते हैं हमें गूगल ने पढ़ाया था, गूगल में लिखा है कि ये एडिक्टिव है, या हमारे फला दोस्त ने बोला था कि इससे जो है हमें एडिक्शन हो जाएगा। अरे, मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमारी कोई भी मानसिक बीमारियों की वजह से कोई भी दवाई का नशा नहीं होता, कोई भी दवाई की वजह से जो है आपको एडिक्शन नहीं होता है। ये दवाई आप जरूर लीजिए। और मानसिक बीमारियों के लिए अगर आप दवाई लेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेटर रहेगा, और जब आप मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, हर एक अपने सैटरडे लाइव में आपसे कहता हूं कि प्लीज आप जो है दवाई जरूर लीजिए। और लोगों को हिचक नहीं रखनी चाहिए मानसिक बीमारियों के लिए दवाई लेने में, क्योंकि जब आप पूरी बॉडी के आपको जो इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, उसके लिए दवाई ले सकते हो। लेकिन मानसिक बीमारियों के लिए आप सोचते हो अरे मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं।
सिर्फ पागल की बात नहीं है। आज जो है हर कोई मानसिक बीमारियों से परेशान है, लेकिन दवाई लेने की ना लेने की वजह से वो और उसकी बीमारी जो है बढ़ रही है, और वो एक सीवियर मानसिक बीमारी में बन के उसको मैनेज होने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वो जिंदगी भर फिर उसकी जो है दवाई चलने की आशंकाएं बढ़ जाती है। हिमांशु, मेरा क्लिनिक जो है पंजाबी बाग में है, तो आप मुझे डीएम करेंगे तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप मुझसे वहां के मिल सकते हैं। मिशा सपना, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पता। हाँ प्लीज क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे दिन नींद आती है, उन मेडिसिन से सुनपन रहता है। देखो यार, कोई कोई मेडिकेशंस में थोड़ा थोड़ा सेडेशन जरूर होता है। वो एक्चुअली क्या होता है उसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ। मेडिकेशन जो है आपके माइंड को काम करता है और आपके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसको अपलिफ्ट करता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस मानसिक बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत तेजी में रह रहे हैं जैसे बाइपोलर में है, या आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इन सारी बीमारियों को ठीक करने में थोड़ी बहुत आपको सेडेशन आती है उन दवाइयों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सोते ही रहोगे, आप प्रोडक्टिव रहेंगे। वो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो दवाइयां जो है आपको ठीक करने के लिए बनी हैं, वो दवाइयां आपको ठीक कर देंगी। जब आप ठीक हो जाओगे तो देखो, हर बीमारी को ठीक करने का इनिशियल फेज होता है। जब मान लो कोई दवाई आपके दिमाग के लिए चलती हैं तो आप दवाई लेते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़े काम हो जाते हो, थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हो, और आपके क्योंकि न्यूरोकेमिकल जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको लगता है मुझे नींद आ रही है। हालांकि आपका थॉट जो है कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल हो रही है, और इसलिए आपको वो कंट्रोल जब हो रहे हो, जब आपके न्यूरोकेमिकल ऊपर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है मैं स्लो हो गया हूं, क्योंकि भैया हमने आपको स्लो करा है उन दवाइयों से, और आपको कंट्रोल किया है। आपको बेटर करने के लिए वो दवाइयां जरूरी है। अगर आप वो दवाई लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और इनिशियली 6 महीने से 9 महीने के अंदर जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो इन दवाइयों से नींद नहीं आती है, इन दवाइयों से नशा नहीं होता है, इन दवाइयों से आपका माइंड काम होता है, आपको आपकी थॉट्स कंट्रोल की जाती है। इन दवाइयों से आपकी मानसिक बीमारी को ठीक किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसको कामनेस जब होती है तो आपको स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगी। तो इट इज ऑल बिकॉज आपको दवाई चल रही है। तो दवाई जब लेंगे और जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दवाई बंद कर देंगे। तो ऐसा कुछ इसमें कोई बात नहीं है। प्लीज आप इन सब वजह की वजह से, इन सब चीजों की वजह से आप प्लीज जो है दवाई लेना ना छोड़े, दवाई जरूर लीजिए जी। हिमांशु प्लीज, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है ओवर थिंकिंग की, तो आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, और आपकी डिटेल असेसमेंट करके आपको डिटेल हिस्ट्री में आपको ठीक किया जाएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है या आपको दवाइयों की जरूरत है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं साशी जी, प्लीज टेल मी। और कोई सवाल किसी का? श्वेता प्लीज टेल। सर ओलियंस टेबलेट की कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? ओलियंस टेबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट्स, देखो किस डोज में चल रहे हैं पहले तो ये नोट करना पड़ेगा। अगर लो डोज में चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई साइड इफेक्ट है। हाँ थोड़ा वेट गेन हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा डोज में है तो वेट गेन की एक उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन ओलियंस जो दवाई है बहुत अच्छी है आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करने में। तो इसमें ओलेंजेपिन नामक सॉल्ट होता है, और ये आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। ठीक है, तो ओलियंस में थोड़ा वेट गेन का इशू रहता है, वो बाकी इससे कोई मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी दवाई है, और अगर आपको चल रही है, अगर आपके साइकेट्रिस्ट ने आपको स्टार्ट की है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए की है, तो आप उस दवाई को जरूर लेते रहें। सर मैं गुड इवनिंग रजनी जी, व्हाट शुड आई डू? तमन्ना आपका, या मेरे को क्वेश्चन नहीं पता आपने क्या पूछा है, प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन। प्लीज सजेस्ट ऑन हाउ टू। रजनी इज आस्किंग की स्टडीज में कैसे कंसंट्रेट करना है। तो स्टडीज में आपको कैसे कंसंट्रेट करना है रजनी जी, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर वो स्कूल जाते हैं, तो अगर
वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उनको पहले ये मत उनसे एक्सपेक्ट करिए कि वो 2 घंटे बैठ के जो है पढ़ेंगे। आप उनको छोटे छोटे गोल दीजिए, जैसे कि 20 मिनट बोलो कि 20 मिनट आपको पढ़ना है ध्यान से, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। तो 20 मिनट वो जब बच्चा ऐसे छोटे छोटे जब आप ब्रेक देंगे एज अ पेरेंट, तो उसका जो आउटकम है, फोकस है, वो बहुत अच्छा आएगा और उसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और उसको इंजॉयमेंट भी होगा। तो एक साथ बच्चे को 2-2 घंटे के लिए मत बिठाइए, वो उसके लिए काफी टॉर्चर हो जाता है और उसका आउटपुट भी 0 ही होता है लगभग, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है छोटे छोटे ब्रेक देके उनको जो है पहले तो आदत डेवलप करनी पड़ेगी छोटे छोटे ब्रेक से और 20-20 मिनट के गैप के हिसाब से, जिसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। फिर जब जैसे जैसे उनकी हैबिट बन जाएगी तो वो अपने आप 20 से आधा घंटा पढ़ने लगेंगे, और आधे घंटे के बाद फिर आप 10 मिनट का ब्रेक देंगे, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे टाइम बढ़ेगा और ऐसे जैसे उनका कंसंट्रेशन और आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताइए। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जो कि जिसमें कि आदमी को लगता है कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसको ये लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को लगता है कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं, लोग उनको मारना चाहते हैं, उसको आवाज़ सुनाई देती है, उनको आदमी दिखाई देते हैं जो कि होते ही नहीं हैं। तो ये एक इस प्रकार की बीमारी है और इसको जो है ठीक करना काफ़ी कठिन है, लेकिन ये वादे के साथ कह रहा हूँ कि ठीक हो सकती है दवाइयों पे। मेरे पास बहुत सारे मरीज हैं जिसको कि मैंने स्किज़ोफ्रेनिया पे ठीक किया है। तो काफ़ी और ये जो है यंग फीमेल्स में जो स्किज़ोफ्रेनिया आजकल हो रहा है वो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि वो बैड प्रोग्नोसिस होता है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे मेरे पास बहुत यंग बच्चियां आ रही हैं स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, तो मैंने आज लगभग उनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो एनीवेज, और स्किज़ोफ्रेनिया जो है लोगों को जो है विश्वास ही नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया कभी ठीक हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया को चलते हुए लोग जो है मानते हैं कि ये बीमारी तो इसके अंदर भूत प्रेत आ गया, और उसके चलते वो हकीम बाबाओं के पास जाते हैं। हालांकि लोग जो है स्किज़ोफ्रेनिया को पहचानने में काफ़ी लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वर्स हो जाता है और उसकी वजह से उनकी स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं जो है इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पेशेंट हैं वो आ गए हैं। 9:30 से मेरे अपॉइंटमेंट शुरू होने थे, तो ये जो आधा घंटा है मैंने आप लोगों को दिया है। अगली बार मैं आपको हर सैटरडे ज़रूर मिलूँगा। आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, मानसिक बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्लीज़ हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं कि दवाइयां ज़रूर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं कि दवाई लेते रहिए, दवाइयों की वजह से आप ठीक रहेंगे। अगर आपकी दवाई चल रही है तो किसी भी मिसकंसेप्शन में या मिथ में ना जाए कि इससे नशा हो रहा है या इससे मैं जो है नशे में रहता हूँ या इसकी मुझे लत लग गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर बीमारी का। अगर उस टाइम पीरियड तक आप दवाई लेते रहेंगे तो आपकी मानसिक बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे आपकी दवाई जो है बंद कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, नमस्कार। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं एवरी संडे मैं सोच रहा था कि हर संडे मैं एक फन एक्टिविटी स्टार्ट करूं आप लोगों के साथ। तो उसका कोई भी आपको, जैसे कि जो टाइटल है फन एक्टिविटीज का, जैसे कि गाना, जोक, डांस, तो ये सब एक्टिविटीज हम साथ करेंगे। आपको वीडियोस पे मैं ज्वाइन करवाऊंगा और हम अपने किस्से आप लोगों से शेयर करेंगे। पर मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसका टाइटल जो है मुझे आप ज़रूर बताइए, मुझे डीएम करके कि इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आओ जिए हंसकर, तो मतलब ऐसा टाइटल मैंने सोचा है, पर मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। तो आप मेरी इसमें मदद करिए और मुझे डीएम करके बताइए कि ऐसी फन एक्टिविटीज़ का जो कि हम हर संडे करेंगे, गाना गा के, डांस करके, जोक सुन के, आप लोगों के किस्से सुन के, तो उसका क्या नाम होना चाहिए वो मुझे डीएम ज़रूर करिए। तो टिल देन, सी यू, बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल, डॉक्टर अंकित राल।